गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोर्स नट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी 2020 व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र नागरिक शास्त्र। और ये जो वैकेंसी थी ये 2016 में आई थी और इसका एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2019 को। मैंने अपने पहले वाले सेशन में 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आपको हल सहित बता दिए थे। आज मैं आपको अगले 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि रहेगा प्रश्न संख्या 21 से लेकर 40 तक। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना कॉपी पेन दोनों उठा लीजिए और ध्यान के साथ इस YouTube वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आप क्वेश्चन को जितना समझेंगे जितना जानेंगे आपके एग्ज़ाम में आपको उतनी ही सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं अपने क्लास का टाइम टेबल बता देता हूँ आपको। मंडे को सुबह 8:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जैसे कि आज मंडे है तो सुबह 8:30 बजे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए था। बुधवार को सुबह 8:30 बजे हम कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे। थर्सडे को सुबह 8:30 बजे हम कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे और संडे को सुबह 8 बजे आपका जो चैप्टर मैंने पढ़ाया होगा उसका प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। तो ये जो टाइम टेबल है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। एक मिनट रुकिएगा, पेन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। क्वेश्चन ये पूछा कि गांधी जी का जो विचार था उसमें गांधी जी समाजवाद का शीर्ष किसे माना जाता है। ए सत्याग्रह को, बी अहिंसा को, सी स्वराज को या डी सर्वोदय को। यानी इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि गांधी जी के जो समाजवाद के ऊपर जो विचार थे इन चारों विचारों में से सबसे अच्छा शीर्ष विचार किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा डी सर्वोदय को माना जाता है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों। एक अंग्रेजी लेखक थे रस्किन, ये एक अंग्रेजी लेखक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था अन टू द लास्ट। ये पुस्तक का नाम था अन टू द लास्ट। इस पुस्तक में सर्वोदय का अर्थ बताया गया है सबका उदय और सबका विसार। इस पुस्तक में क्या बताया है? सर्वोदय का मतलब सबका उदय और सबका विकास। ठीक है, जिसके बिहाव पे हम कह सकते हैं कि जो इसका सबसे शीर्ष जो था वो सर्वोदय था। देखिए, सर्वोदय समाज गांधी की कल्पना को एक समाज था। यानी जब गांधी जी थे वो सर्वोदय समाज की एक कल्पना की थी जिसके अनुसार भारत के हर गांव में एक ग्राम व्यवस्था होगी और जिसमें सभी लोगों की सर्वोदय को ही गांधी समाजवाद माना जाता था कि गांव में एक ग्राम सभा होगी, उसकी पंचायत होंगे और लोग आपस में मिलके उसका निपटारा करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे। यानी सर्वोदय यानी निम्न से निम्न व्यक्ति का विकास होगा। तो इसमें ये सर्वोदय की संकल्पना गांधी जी ने दी थी। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यानी संघ की देखिए शासन प्रणाली है वो 2 प्रकार की होती है, संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली और एक संघीय शासन प्रणाली। तो यहाँ पे संघीय की बात की गई है। ठीक है, जिसमें जो सारी सत्ता होती है इसमें पीएम के हाथ में होती है संघीय में, और जो एकात्मक होती है उसमें राष्ट्रपति के हाथ में होती है सारी की सारी सत्ता। तो उसमें पूछा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है। देखिए, संघीय में एकल नागरिकता नहीं होती, यहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। एकल नागरिकता नहीं होती, कमजोर न्यायपालिका नहीं होती, भारत में कि न्यायपालिका कमजोर नहीं है। लचीला संविधान भी नहीं होता क्योंकि भारत में संविधान जो है कठोर भी है और लचीला भी है।
तो इसका आंसर होगा डी, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे कार्यपालिका का अलग कार्य होगा, विधानपालिका कार्य अलग होगा, न्यायपालिका का अलग होगा, यानी सरकार के जितने भी कार्य है उसके शक्ति का विभाजन अलग अलग रूपों में कर दिया गया है। न्यायपालिका को अलग शक्ति दे दी, कार्यपालिका को अलग शक्ति दे दी, संसद को अलग शक्ति दे दी। ठीक है दोस्तों, तो संघ व्यवस्था शासन की एक शासन प्रणाली है जिसका इसका जो संघीय शासन प्रणाली के जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अमेरिका के संविधान में, ये नोट डाउन करते रहिएगा जिससे आपको याद रहेगा, संविधान में 1787 में किया गया थी ये व्यवस्था और 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था और उसमें इसका उल्लेख किया गया अमेरिका के संविधान में। ठीक है दोस्तों, और 1787 में ये संविधान लिखा गया था जिसमें संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है और भारत ने भी जो संघीय व्यवस्था है वो अपनाई हुई है, जो शक्ति का विभाजन है वो अमेरिका से ही लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, लैटिन शब्द मैंडेमस यानी परमादेश का अर्थ, ये आर्टिकल 32 में है जिसको हमें रिट के 5 रिट है आर्टिकल 32 में, तो उसी में एक रिट है परमादेश। तो इन्होंने पूछा कि परमादेश का मतलब क्या होता है। शासित प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में वाद विवाद को हटाना, बिल्कुल नहीं। प्राधिकारी को चुनौती देना, नहीं। हाँ, परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं, ये रिट है। ये कब यूज होती है इसको सुनिएगा, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी जो सार्वजनिक पद पर विराजमान होता है, जो कानून और विधि के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहा होता, तब न्यायालय उसे ये परमादेश देती है कि, और ये कारण पूछते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे, तो इसमें आप रिट लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और वो कानून और जो भी बोर्ड इसका एग्ज़ाम ले रहा है वो नियमों और कानूनों की अनदेखी करके भर्ती कर रहा है, तो आप क्या करोगे, इस रीट के अकॉर्डिंग जो भारतीय संविधान की धारा आर्टिकल 32 में है, इस रीट के रीट आप कोर्ट में ही दे सकते हो कि ये चीज़ गलत हुई है। तब क्या होगी, जो न्यायपालिका होगी वो सरकार को आदेश देगी कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से क्यों नहीं दिया, वो जवाब दाखिल करती है। तो एक बात मैं और बता देता हूँ, आर्टिकल 32 से आप जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं और आर्टिकल 226 के दिन आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। जो जिला या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके अंदर रिट नहीं डलती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से संबंधित होता है और फंडामेंटल राइट में जो अप्रोच होती है सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। सभी को पता है भारत में 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव हो, MLA का चुनाव हो, निगम पार्षद का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, वो 5 साल का ही होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लोकसभा है उसमें जो मैक्सिमम सीट है वो 552 होती है। इसको निम्न सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सदन भी बोलते हैं। और जो उच्च सदन होता है उसको बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं, राज्यसभा। इसमें 250 सीटें होती है और इसमें 12 जो सीटें हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, जो खेल कूद या अलग अलग उसमें प्रतिभाशाली लोग होते हैं ना, जैसे कि हेमा मालिनी है, शत्रुघ्न सिन्हा है, सचिन तेंदुलकर है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं जिसे राष्ट्रपति ने मनोनीत किया हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है। सभी जानते हैं उच्चतम न्यायालय। भारत में सुप्रीम कोर्ट ही सबसे उच्चतम न्यायालय है। इसके बारे में जान देते हैं। देखिए, भारतीय जो संविधान है, एक मिनट की, पेन नहीं चल रहा, माफ कीजिएगा, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, पेन चल नहीं रहा है।
एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है। हाँ, अब चल गया। देखिए, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का जो जिक्र है वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हो गया है, जिसके अंदर इसकी संरचना यानी कि जो न्यायपालिका होगी वो कैसी होगी, इसके अधिकार के बारे में पूरा का पूरा वर्णन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है। संघ का मतलब, मैं अभी आपको संघ का मतलब बताता हूँ क्या होता है। फ्रांस में एकात्मक सरकार है, कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कनाडा में दोहरी सरकार है। ठीक है, एक है केंद्र और एक दूसरी है इकाई शासन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। देखिए, संघ क्या होता है मैं आपको बता रहा था। संघ का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई कंट्री है, ये कोई क्या है, कंट्री है, और इसमें जो मैंने ये बनाया है ये इसके राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये इसके राज्य है। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य को यानी पूरे देश को संगठित करने के लिए कि ये राज्य अपने आप को स्वतंत्र ना कर ले, अलग ना कर ले, विद्रोह ना हो जाए, तो एक संघ की स्थापना हुई। और संघ ने क्या किया, इन सभी राज्यों की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो अपने पास रख ली। जैसे राज्यों का नाम जो चेंज करने का अधिकार होगा वो संघ का होगा, राज्यों की सीमा में परिवर्तन का अधिकार संघ का होगा। ये संघ से बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। और जो मेन मुख्य काम हो गए यानी कि जो भी कंट्री का जो भी संधि वार्ता जो भी होगी वो संघ के नाम से होगी, ना कि राज्य के नाम से होगी। तो इससे क्या हुआ कि कोई भी राज्य विद्रोह नहीं कर सकता, और सभी राज्य की जो मेन पावर है वो संघ के पास चली गई। जैसे भारत में है पीएम संघीय शासन व्यवस्था है, जबकि राज्य में सीएम होता है। सीएम अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और जबकि संघ के पास अधिकतर पावर दी गई है। मैं आपको और बता दूं कि संघ पे 97 विषय दिए गए हैं, जबकि राज्य में 65 या 66 विषय का ही वर्णन दिया गया, यानी जो संघ के पास जो पावर है वो ज़्यादा पावर है। ठीक है दोस्तों, तो ये संघीय शासन व्यवस्था होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? बताइए दोस्तों। राष्ट्रपति है, क्योंकि वहाँ पे सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ठीक है, वहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है यूएसए के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। ठीक है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्राध्यक्ष प्लस राज्य अध्यक्ष दोनों कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी। और भारत में, अगर भारत के संदर्भ में बात करो तो भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? पीएम होगा। और वर्तमान में कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वेश्चन है यूएसए से पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। यानी कि पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, थर्ड। क्योंकि यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि वो न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अंदर, इसमें न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जब आप पढ़ेंगे ना यूएसए के संविधान के बारे में, तो वहाँ उसके संविधान के भाग 3 में ये बताया गया है। जबकि भारत के संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है?
फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट। जबकि अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र और राज्यों के संबंध का अध्ययन किया? देखिए इसका जो आंसर है वो सरकारी आयोग होगा। ठक्कर आयोग में नहीं किया गया था, मंडल आयोग में नहीं किया गया था और शाह आयोग में भी नहीं किया गया था। सरकारी आयोग में राज्य और केंद्र सरकार के संबंधों का अध्ययन किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जून 1983 में ये आयोग आया था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे मिस्टर रणजीत सिंह सरकारिया नाम था इनका। सरकार, इन्हीं के नाम से सरकारिया आयोग रखा गया। तो जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे रणजीत सिंह सरकारिया, जो कि इसके अध्यक्ष थे। और सरकारिया आयोग बनाया किस लिए गया था? ताकि भारत के केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी रिपोर्ट पेश करना। इस आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी। और 1988 में इन्होंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसी रिपोर्ट को बोलते हैं सरकारी आयोग, जिसमें राज्य प्लस केंद्र में के संबंधों का जिक्र है। और मिस्टर रणजीत सिंह सरकारिया ने 1988 में ये रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है उसका नाम बताइए। यानी कि फ्रांस में जो सबसे पुराना दल कौन सा है जो अब विघटित हो गया है? गालिस्ट पार्टी नहीं है, साम्य पार्टी नहीं है, समाज पार्टी भी नहीं है, रेडिकल पार्टी है। इसका आंसर होगा सी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, द रेडिकल पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो फ्रांस में हुई थी 1901 यानी 1901 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और अब इसके विघटन हो गया है। विघटन 2 भागों में हुआ है। एक तो हुआ है द रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी और दूसरा है द रेडिकल रिपब्लिकन पार्टी। ये है सोशलिस्ट पार्टी और ये है रिपब्लिक पार्टी। इसके 2 पार्ट हुए हैं। एक तो आपके समाजवाद पे ज़्यादा जोर देती है और एक लोकतंत्र पे ज़्यादा फोकस करती है। तो इस पार्टी के 2 टुकड़े हो गए हैं, द रेडिकल सोशल पार्टी और द रेडिकल रिपब्लिकन पार्टी। और ये फ्रांस की सबसे पुरानी पार्टी है जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। यदि कोई हथियार नहीं लेंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? ये निशस्त्रीकरण की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। जब कोई अधिकार जब किसी के पास जो हथियार है वो होगा ही नहीं, ना वो खरीदेगा ना वो बेचेगा, तो युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि युद्ध में हथियार की आवश्यकता होती है। तो निशस्त्रीकरण की पर वो आधारित होगा। सीधा सा सवाल है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? देखिए, सामूहिक सुरक्षा क्या होती है? जब कोई देश में कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उस देश का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने लोगों की सामूहिक सुरक्षा करे, ताकि दूसरे देश के आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सामूहिक सुरक्षा का जो प्रथम प्रयोग है वो 1950 में हुआ था। तो इसका आंसर डी होगा। क्यों हुआ था मैं बता दूं, क्योंकि 1950 में कोरिया का युद्ध हुआ था। आपको पता है ना, कोरिया का जो युद्ध हुआ था, अभी जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया था, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था सामूहिक सुरक्षा का। तो यूएन ने
इसका प्रयोग किया था 1950 में सामूहिक सुरक्षा का, कोरिया की युद्ध को देखते हुए कि हर देश का ये कर्तव्य होगा कि वो अपनी सामूहिक सुरक्षा कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष का नामित किया गया? देखिए भारत में 2016 को चीन भ्रमण वर्ष घोषित किया गया और 2015 को चीन में भारत भ्रमण वर्ष घोषित किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उससे नेक्स्ट ईयर में 2016 में भारत ने चीन भ्रमण वर्ष को घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहां पर आयोजित हुआ था? देखिए इसका आंसर नई दिल्ली है, इसका आंसर होगा बी, न्यू दिल्ली। क्यों होगा सुनिएगा। देखो संयुक्त गुट निरपेक्ष आंदोलन को नेम भी बोलते हैं, नाम के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अब जो इसकी स्थापना हुई थी वो जो भारत के पीएम थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और मिस्र के प्रेसिडेंट थे मिस्टर अब्दुल नासिर, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ नासिर जी, और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे मिस्टर टीटो जी। इनका जो पूरा नाम है वो है जोसेफ बराज टीटो, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जोसेफ बराज टीटो। इन्होंने तीनों ने मिलकर जब शीत युद्ध चल रहा था और पूरा विश्व दो गुट में बंट गया था, एक तो समाजवाद और एक लोकतंत्र, यानी कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ आपका चाइना और रसिया था, ये दो गुट में बंट गया था। तो जो तीसरी विश्व युद्ध, जो तीसरी दुनिया के देश थे, यानी कि जैसे अफ्रीका के देश हो गए और साउथ एशिया के देश हो गए, इनके पास धर्म संकट पड़ गया कि अमेरिका के साथ अगर ये साथ हो जाएंगे तो ये दोस्त हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, और इनके साथ हो जाएगा तो अमेरिका हमारे साथ विरुद्ध हो जाएगा। और अभी नव उदित राष्ट्र थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और इनको विकास करना था और ये किसी भी देश के पक्ष में नहीं जाना चाहते थे। तब भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के प्रेसिडेंट नासिर और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट टीटो जी ने मिलकर नाम, यानी कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बैठक की। कब की थी वो? ठीक है, और जो 7वां गुट निरपेक्ष की जो बैठक हुई थी वो हुई थी 1998 में हुई थी न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आसियान कब संगठित हुआ? बताइए दोस्तों, आसियान कब संगठित हुआ? इसका आंसर है 1967 डी। आसियान 1967 में संगठित हुआ। आसियान क्या है? जो दक्षिणी एशियाई देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। ठीक है, दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों के समूह को हम बोलते हैं आसियान। ठीक है दोस्तों, जो आपस में आर्थिक विकास, समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को कायम करने के लिए कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? ये हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आसियान कब संगठित हुआ? 1967 में। किस लिए संगठित हुआ था? जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में सुरक्षा, आर्थिक और विकास के लिए आपसी देशों में इन्होंने समझौता किया था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे मुख्यालय पूछ लेगा, चाहे कहाँ कहाँ ये संगठित हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है,
ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देश में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? इसका आंसर है ए 1997 यानी 1997 में उसने ये घोषणा की कि नाटो देश में भी कोई भी जो नाटो देश का सदस्य होगा वो हथियारों को जमा नहीं करेगा, हथियारों को जमा नहीं करेगा, उसका लक्ष्य ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं नाटो के बारे में आपको बता देता हूँ। नाटो होता है उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन। ये एक सैन्य संगठन है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे मान लीजिए भारत नाटो का सदस्य है और चाइना ने इस पर हमला कर दिया, तो भारत ने अगर सैन्य संगठन किया हुआ है तो वो नाटो से हेल्प मांगेगा और नाटो में जितने भी सदस्य हैं वो भारत की रक्षा करेंगे या भारत की मदद करेंगे चीन से युद्ध करने में। तो ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है जो आपस में उन्होंने बना रखा है कि जब हमारे ऊपर कोई युद्ध आक्रमण करेगा, संधि कर रखी है, तो आप हमें सैन्य सहायता प्राप्त देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये सैन्य संगठन था और ये 97 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। माफ़ी चाहूँगा कि किस वर्ष ये 97 में रूस ने घोषणा कर दी थी कि वो नाटो देशों को हथियारों को लक्षित नहीं करेगा, यानी नाटो देशों को हथियार नहीं देगा, लक्षित नहीं करेगा। वो 1997 में ये घोषणा हुई थी और अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, ये प्रबंधन, ये पब्लिक एड से आया हुआ क्वेश्चन है। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं करती? देखिए, प्रबंधन की दो प्रणाली होती है, एक तो होती है बंद प्रणाली, एक होती है खुली प्रणाली। इसने पूछा है इन दोनों प्रणाली में से कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ अंतर संबंध नहीं करती? तो इसका आंसर होगा खुली प्रणाली। जो खुली प्रणाली है माफी चाहूंगा, इसका आंसर होगा ए बंद प्रणाली। इसको समझ लेंगे थोड़ा सा। जो खुली प्रणाली है वो सूचना देने और प्राप्त करने के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती है। ठीक है, यानी कि ये संपर्क साधती है पर्यावरण के साथ। जबकि जो बंद प्रणाली होती है वो बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता, केवल प्रणाली भीतर ही कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा खुली प्रणाली, ये बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध एवं नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इनमें से निम्न, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, मैं इसको बैक कर देता हूँ। काम नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा। हम इस वाले क्वेश्चन पे थे, बिल्कुल सही। अरे देखिए, ये वाला क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। निम्न में से क्या शामिल नहीं है? यानी कि वॉटसन ने
कोई थ्योरी दी होगी 7S के नाम से, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए कि उस थ्योरी के अंदर इनमें से क्या शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है सी शामिल नहीं है। 7S में रणनीति दिया हुआ है, संरचना भी दी हुई है और व्यवस्था भी दी हुई है, समर्थन नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। कंफ्यूजन किस बात की है वो समझ लेना। देखिए थोड़ा सा आप भी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, देखिए वैसे तो इसका आंसर ए होगा, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम में जो यूपी बोर्ड ने इसका आंसर बी बताया था, यानी कि उड़ीसा बताया था। क्यों बताया था मैं आपको बता देता हूं, सुन लीजिए। देखिए जो लोकायुक्त अधिनियम को जो लागू किया था वो 1971 में महाराष्ट्र में लागू किया गया। महाराष्ट्र में क्या गया? लागू किया गया। लेकिन 1968 में उड़ीसा में ये स्थापित हुआ, लागू नहीं हुआ, स्थापित हुआ। और उड़ीसा के अंदर लागू हुआ 1971 के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आंसर तो इसका महाराष्ट्र लागू होना चाहिए, लेकिन यूपी बोर्ड ने इसका आंसर की में 1968 दिया था, जबकि उड़ीसा में ये लागू नहीं हुआ था, ये स्थापित हुआ था। लागू सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ था 1971 के बाद, और 1971 के बाद उड़ीसा में ये लागू हुआ था। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, जबकि यूपी बोर्ड ने आंसर की के हिसाब से इसका आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है, देखिए इसका आंसर है ए, क्योंकि नौकरशाही में फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो का जो अर्थ होता है वो होता है लिखने का मेज। क्या होता है? लिखने का मेज। देखिए प्रत्येक राष्ट्र का जो शासन व प्रशासन है वो उन्हीं के जो नौकरशाही के इर्द गिर्द घूम करता है और दिखाई देता है, और जो नौकरशाही है वो सब मेज पे ही काम करते हैं। तो जो शाब्दिक अर्थ है वो मेज, लिखने की मेज से, तो इसका आंसर होगा ए आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने जो 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो मतलब वैकेंसी निकली थी, एग्ज़ाम तो उसका 2019 में हुआ था, उसके मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिए। मैं इसके पूरे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी लोग कराऊंगा। तो क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, आपके डाउट्स को क्लियर करता रहूँगा और चैप्टर भी कराता रहूँगा। अभी तो एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है, जल्दी इसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो आप हमारे YouTube चैनल कोर्स नट से जुड़े रहिए, और हमारे जो वीडियोस हैं पहले भी जो वीडियो, उसको जितना हो सकता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम क्लास दे रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है। आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और जो पॉलिटिकल साइंस के हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा हम इसके अंदर और भी इम्प्रोवाइज़ करेंगे, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। क्लासेस की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल लाइक करना होगा। अपने हमारे कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज़ आपको कमेंट करने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूट्यूब पे शेयर करना होगा। तो दोस्तों कोर्स नट के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।